गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, 9:51 हुए हैं, क्लास लाइव हो चुकी है और तारीख आपको पता है, दिस इज 21 अप्रैल 2022। आज 21 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? बस कहानी उसी के आगे से क्या होगी, शुरू होगी। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे सिक्स स्टेट पंजाब के बारे में, जिसमें हम सिखों के 10 गुरुओं के बारे में बात कर चुके थे। और उसके बाद हमने की थी बात बंदा सिंह बहादुर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पंजाब और पंजाब में शासन करने वाले शासकों के बारे में, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के बाद मैसूर, यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे हैदराबाद स्टेट के बारे में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय या राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। और इसमें हमने सिख स्टेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिखों के गुरुओं के बारे में बात की थी। चलिए जी, हेडिंग डाल लीजिए, पंजाब। हेडिंग डाल लीजिए, पंजाब। और जब बात होती है पंजाब की, तो आप सब जानते हैं पंजाब के सबसे पहले स्वतंत्र शासक कहलाते हैं कौन? हेडिंग डाल लीजिए, महाराजा रणजीत सिंह। सेवनटीन 92 से लेके 1839 तक 1792 ईस्वी से लेके 1839 ईस्वी तक पंजाब में शासन किया महाराजा रणजीत सिंह ने। लिखेंगे ही इज नोन एज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब। लिखेंगे इन्हें पंजाब का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था महासिंह। हिज फादर वॉज महासिंह। इनके पिता का नाम था महासिंह। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो महासिंह थे, ये सुकर चकिया मिसल के प्रधान हुआ करते थे। अब आप सोचेंगे ये मिसल क्या है? कल मैंने आपको बताया था बंदा सिंह बहादुर के बारे में। 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिलवा दिया गया था मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा। बंदा सिंह बहादुर के बाद जो खालसा पंथ था, जो सिखों की सेना थी या जो सिख थे, उनमें एक डिवीजन हुआ, उनमें एक विभाजन हुआ। और जो सिख थे, ध्यान रखेंगे, वो
12 कम्युनिटीज में बट गए, वो 12 समुदायों में, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो 12 क्षेत्रों में बट गए। और उन्हीं 12 कम्युनिटीज या क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? सिख मिसल कहा जाता था। और उन्हीं 12 सिख मिसलों में एक मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल, जिसके प्रधान हुआ करते थे महासिंह। 1780 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। और ध्यान रखेंगे, सुकर चकिया मिसल के प्रधान हुआ करते थे इनके पिता, लेकिन 1792 में इनके पिता महासिंह की मृत्यु हो गई। और जब महासिंह की मृत्यु हुई तो मात्र 12 वर्ष की आयु में ही सुकर चकिया मिसल के प्रधान बन गए खुद महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल 1792 से शुरू हुआ, 1796 से और 1792 ईस्वी से शुरू हुआ। इन्हीं के रूलिंग पीरियड में लिखेंगे इन 1796 हुआ इन्वेजन ऑफ जमान शाह। जब पंजाब के शासक बने थे महाराजा रणजीत सिंह, तो उस समय अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था जमान शाह, जो अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ करता था? उत्तराधिकारी हुआ करता था। उसी अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी जमान शाह ने 1796 ईस्वी में पंजाब पर अटैक किया था, और पंजाब पर अटैक करके लाहौर पर अधिकार भी कर लिया था। लेकिन उस समय अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह हो जाने की वजह से उसे अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ गया था। तो ध्यान रखेंगे, हु वॉज जमान शाह? ही वॉज सक्सेसर ऑफ अहमद शाह अब्दाली। लिखेंगे ये अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी था। ये अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी हुआ करता था, जिसका नाम था जमान शाह। इसके बाद 1797-98 में जमान शाह के द्वारा पंजाब पर दोबारा से अटैक किया गया। सत्रह सौ 97-98 ईस्वी में जमान शाह का एक बार फिर से आक्रमण हुआ, एक बार फिर से आक्रमण किया गया जमान शाह के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, इस बार जब जमान शाह वापस लौट रहा था तो उसकी कुछ तोपें यहीं पर रह गई थी, जिन्हें तोपों को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा वापस भिजवा दिया गया था अफगानिस्तान जमान शाह के पास। और इसी बात से खुश होकर जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी। और यही कारण है 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया महाराजा रणजीत सिंह ने। जमान शाह के द्वारा क्योंकि लाहौर पर अधिकार रणजीत सिंह का स्वीकार कर लिया गया, इसीलिए जमान शाह गिव हिम द टाइटल ऑफ राजा, या लिखेंगे महाराजा। जमान शाह गिव हिम द टाइटल ऑफ महाराजा। जमान शाह के द्वारा इन्हें महाराजा की उपाधि दी गई, और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी प्रशासनिक राजधानी ही किसे बनाया? लाहौर को बनाया।
और जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया या सूबेदार भी मान लिया। अभी तक जो अमृतसर हुआ करता था वो सिखों की भंगी मिसल के पास हुआ करता था। 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर छीना और अब अमृतसर भी महाराजा रणजीत सिंह के ही साम्राज्य के अधीन हुआ। और ध्यान रखेंगे, अमृतसर को ही महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाया गया अपनी आध्यात्मिक राजधानी। क्वेश्चन भी पूछते हैं, बताइए महाराजा रणजीत सिंह की रिलीजियस कैपिटल या आध्यात्मिक राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ध्यान रखेंगे अमृतसर। प्रशासन लाहौर से चला करता था, प्रशासनिक राजधानी लाहौर हुआ करती थी। और आध्यात्मिक राजधानी बनाई गई अमृतसर। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1808 ईस्वी में पंजाब की सतलज नदी को पार करके सतलुज से लेकर अंबाला तक पूरे भूभाग पर या पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आप जानते होंगे पंजाब में है सतलज नदी, और सतलज नदी को ही पार कर लिया गया महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। और महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी से लेके अंबाला तक का जो क्षेत्र है, जो कि आज कहां पर है, हरियाणा में, अंबाला तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और जब अंग्रेजों को इस बात से इनसिक्योरिटी हुई तो आप जानते हैं अगले ही साल अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई जो कहलाती है ट्रिटी ऑफ अमृतसर। ये कहलाती है अमृतसर की संधि। ट्रिटी ऑफ अमृतसर या अमृतसर की संधि जो किस किस के बीच हुई थी? ध्यान रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के बीच, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लिखेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम। और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई जिसे कहा जाता है अमृतसर की संधि या ट्रिटी ऑफ अमृतसर। और ध्यान रखेंगे इसी संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह की दक्षिणी सीमा सतलुज नदी को मान लिया गया। और महाराजा रणजीत सिंह ने स्वीकार किया कि जो उनका साम्राज्य रहेगा, जो उनका अधिकार रहेगा, वो सतलुज के पार नहीं होगा, यानी कि सतलुज से और दक्षिण की तरफ नहीं होगा। कहने का मतलब वो क्षेत्र जो कि बेसिकली अभी अभी मैंने आपको बताया, जो कि फरीदकोट और अंबाला क्षेत्र हुआ करता था, सतलज नदी को पार करके वो वापस लौटा दिया गया अंग्रेजों को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। इसके बाद लिखेंगे इन 1809 महाराजा रणजीत सिंह हेल्प्ड शाह शुजा। महाराजा रणजीत सिंह हेल्प्ड शाह शुजा टू बिकम द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। लिखेंगे 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को 1809 ईस्वी में
लिखेंगे महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा की अफगानिस्तान का शासक बनने में मदद की। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद अफगानिस्तान का शासक बनने में की। हु वॉज शाह शुजा? ध्यान रखेंगे शाह शुजा वॉज ग्रैंड सन ऑफ अब्दाली। ये अब्दाली का पौत्र था या अब्दाली का पोता था। भाई जमान शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी शाह शुजा था, लेकिन षड्यंत्र के चलते शाह शुजा को सिंहासन से हटा दिया गया था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को सिंहासन पर बैठने में मदद की थी और इसी बात से खुश होकर, ध्यान रखेंगे शाह, लिखेंगे शाह शुजा गिफ्टेड, शाह शुजा गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड टू महाराजा रणजीत सिंह। इसी शाह शुजा के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया। वो कोहिनूर हीरा जो हम सब जानते हैं नादिर शाह लूट कर ले गया था, किससे? मुगलों से, या मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोहिनूर हीरा था, भाई हमने पढ़ा था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में कि वो लास्ट मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के पास था, यही पढ़ा था हमने। अब मोहम्मद शाह रंगीला को लूटा किसने? नादिर शाह ने। और मयूर सिंहासन तख्ते तऊस को नादिर शाह लूट कर ले गया, जो ईरान का शासक था। नादिर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसी का सेनापति बना अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी हुआ जमान शाह, और जमान शाह का उत्तराधिकारी हुआ, या अहमद शाह अब्दाली का पोता हुआ शाह शुजा। कहने का मतलब जो कोहिनूर हीरा था वो मुगलों से नादिर शाह के पास, और फिर नादिर शाह से अब्दाली, अब्दाली से जमान शाह, और जमान शाह से किसके पास गया? शाह शुजा के पास गया। तो शाह शुजा ने इसे गिफ्ट कर दिया महाराजा रणजीत सिंह को, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को सिंहासन पर बैठने में मदद की थी। और फाइनली कोहिनूर हीरा एक बार फिर से वापस लौट आया, कहां पर? भारत में। इसके बाद देखेंगे इन 1839, 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह डाइड। लिखेंगे इन 1839 महाराजा रणजीत सिंह डाइड। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। और एक और लाइन लिखेंगे, लिखेंगे ये भारत के, ये भारत के प्रथम शासक थे, ये भारत के प्रथम शासक थे जिनके द्वारा, या लिखेंगे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था और ना ही आत्मसमर्पण किया था। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया who neither accepted the subsidiary alliance of Britishers nor surrendered। लिखेंगे ये प्रथम शासक थे जिन्होंने ना तो अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया और ना ही कभी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। और यदि हम महाराजा रणजीत सिंह के सक्सेसर्स की बात करें
या उत्तराधिकारियों के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह के ही पुत्र को पंजाब का अगला शासक बनाया गया, जिनका नाम था खड़क सिंह। कुछ ही समय तक शासन करने के बाद इन्हें बंदी बनाकर इनकी हत्या करवा दी गई और फिर इन्हीं के पुत्र को अगला शासक बनाया गया, जिसका नाम था नौनिहाल सिंह। कुछ समय तक शासन किया नौनिहाल सिंह ने, लेकिन नौनिहाल सिंह को भी षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया और दरबार से हटा दिया गया। और ध्यान रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के ही दूसरे पुत्र शेर सिंह को पंजाब का अगला शासक बना दिया गया। और फिर ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब, द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब वॉज लिख लीजिए महाराजा दलीप सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का अंतिम उत्तराधिकारी या पंजाब का अंतिम शासक हुआ महाराजा दलीप सिंह। पंजाब का अंतिम शासक हुआ महाराजा दलीप सिंह, जिसका शासनकाल लगभग 1843 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा। और आप जानते हैं, महाराजा दलीप सिंह के ही शासनकाल में अंग्रेजों और सिखों के बीच में दो युद्ध लड़े गए, जिसमें सबसे पहला कहलाता है, लिख लीजिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। हिंदी में लिखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर या प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। जो लड़ा गया 1845-46 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे, इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग और पंजाब का शासक था महाराजा दलीप सिंह। और ध्यान रखेंगे, 1846 में इसी युद्ध के बाद हुई ट्रिटी ऑफ लाहौर या लाहौर की संधि। और लिखेंगे, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका पक्ष भारी हुआ या उनका पक्ष मजबूत हुआ। और दूसरा कहलाता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर। दूसरा कहलाता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर, जो लड़ा गया 1848-49 में। इस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। और ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा पंजाब को हड़प लिया गया और महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर कहां भेज दिया गया? लंदन भेज दिया गया। और लंदन में जाकर ही इसी महाराजा दलीप सिंह ने 1849 में प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया किसको? क्वीन विक्टोरिया को या महारानी विक्टोरिया को। और वो नायाब कोहिनूर हीरा जो भारत की आन बान शान था, वो फाइनली कहाँ चला गया? ब्रिटेन। महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे के 3 टुकड़े करवा दिए, जिसमें से 2 पीसेस, 2 टुकड़े आज भी ब्रिटिश क्राउन में लगे हैं या ब्रिटेन के ताज में लगे हैं। और उसका 1 पीस कहां पर रखा है? टॉवर ऑफ लंदन म्यूजियम में। वो रखा है टॉवर ऑफ लंदन म्यूजियम में। तो फाइनली पंजाब का अंतिम शासक हुआ, ध्यान रखेंगे, कौन? महाराजा दलीप सिंह। तो 2 एंग्लो सिख वॉर्स आपको याद रखने हैं, एक 1845-46 में और एक 1848-49 में। पहला लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। दोनों ही युद्ध के समय में पंजाब का शासक महाराजा दलीप सिंह था। नेक्स्ट, अगला राज्य लिखिए, हैदराबाद। अगला स्टेट लिखिए, हैदराबाद। भाई आप जानते हैं, हैदराबाद दक्कन का ही एक सूबा हुआ करता था, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं हैदराबाद को ही पहले क्या कहा जाता था? गोलकुंडा कहा जाता था। आज भी यदि आप जाएंगे हैदराबाद, तो हैदराबाद में एक किला है ना, एक फोर्ट है, गोलकुंडा फोर्ट बोलते हैं जिसको, गोलकुंडा का किला। हैदराबाद की यदि हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का काम या इसकी स्थापना करने का काम चिनक्लिच खान के द्वारा किया गया था। ये वही चिनक्लिच खान है जो कभी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वजीर हुआ करता था। और यही कहलाता है, लिखेंगे, हैदराबाद का फर्स्ट निजाम। जैसे हमने बंगाल में नवाब पढ़ा, अवध में नवाब पढ़ा, वैसे ही हैदराबाद में क्या कहलाते थे? ये निजाम कहलाते थे। लिखेंगे, द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज चिनक्लिच खान। हैदराबाद का प्रथम नवाब चिनक्लिच खान हुआ, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। जो कहलाता है निजाम उल मुल्क। हैदराबाद का पहला स्वतंत्र शासक या हैदराबाद का प्रथम निजाम हुआ चिनक्लिच खान या निजाम उल मुल्क। ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह फरुखशियर के द्वारा, जब भारत का मुगल बादशाह क्या हुआ करता था? फरुखशियर हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह फरुखशियर के द्वारा चिनक्लिच खान को, आपको याद होगा फरुखशियर का शासनकाल क्या था? 1713 ईस्वी से लेके 1719 ईस्वी तक।
जब भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था फर्रुखशियर, जिसका शासनकाल था 1713 ईस्वी से लेके 1719 ईस्वी तक। तो ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा चिनकलिज खान को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ये उस समय मालवा का सूबेदार हुआ करता था। हालांकि पहले इसके पास दक्कन की सूबेदारी हुआ करती थी, लेकिन मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने इसको दक्कन से हटाकर मालवा की सूबेदारी दे दी और इसको बना दिया गया मालवा का सूबेदार। लेकिन आप सब जानते हैं, जब 1719 में भारत का मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसी चिनकलिज खान के द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला की मदद की गई, क्योंकि इसी ने सैयद बंधुओं का अंत करने में मदद की थी। किसकी? मोहम्मद शाह रंगीला की। लिखेंगे ही हेल्प्ड, लिखिए ही हेल्प्ड मोहम्मद शाह रंगीला टू किल सैयद ब्रदर्स। लिखेंगे इसने सैयद बंधुओं को मरवाने में मोहम्मद शाह रंगीला की मदद की। क्योंकि जब भारत का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बना 1719 ईस्वी में, तो आप जानते हैं कि उस समय केवल नाम का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, और उसके पहले भी मुगल शासक। वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली मुगल साम्राज्य में शासन चल रहा था सैयद ब्रदर्स का, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान का। फाइनली चिनकलिज खान के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई, सैयद बंधुओं को मरवा दिया गया, और इसी बात से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1722 ईस्वी में चिनकलिज खान को अपना वजीर बना लिया गया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की हरकतों से परेशान होकर, आप जानते हैं, ये केवल 2 ही साल उसका वजीर बनकर रहा दिल्ली में। लेकिन 2 ही साल के बाद 1724 में ये वापस दक्कन चला गया, और उस समय दक्कन का सूबेदार हुआ करता था मुबारिज खान। भाई दक्कन तो मुगलों का ही सूबा था, तो मुगल सूबेदार मुबारिज खान उस समय दक्कन में था। इसीलिए चिनकलिज खान ने जाकर लड़ाई की और एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ शूकर खेड़ा। ये कहलाता है शूकर खेड़ा का युद्ध। 1724 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ शूकर खेड़ा या शूकर खेड़ा का युद्ध, जो हुआ चिनकलिज खान और मुबारिज खान के बीच। और इसी युद्ध में चिनकलिज खान ने मुबारिज खान को पराजित किया और खुद को हैदराबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और 1725 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, ही मेड हैदराबाद हिज कैपिटल। इसने हैदराबाद को ही अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। लेकिन 1728-29 ईस्वी में निजाम उल मुल्क चिनकलिज खान या निजाम उल मुल्क ने अपनी राजधानी किसको बना लिया? हैदराबाद को बना लिया। और ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ आसफ जहा, और इसने आसफ जहा की उपाधि ले ली। लेकिन 1728-29 ईस्वी में ये एक प्रसिद्ध युद्ध हारा। कौन सा? बैटल ऑफ पालखेड़ा, या हिंदी में आप लिखेंगे पालखेड़ का युद्ध। निजाम उल मुल्क
तो भाई सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, निजाम उल मुल्क, चिनकिलिच खान और आसफ जहां तीनों एक ही आदमी के नाम हैं। और पेशवा बाजीराव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था जो कहलाता है पालखेड़ा का युद्ध, जिसमें पेशवा बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। इसके बाद इन 1748 निजाम उल मुल्क डाइड, लिखेंगे 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हुई। और इसकी मृत्यु के बाद इसी का बेटा हैदराबाद का अगला शासक बना, जिसका नाम था नासिर जंग। लेकिन ध्यान रखेंगे 1798 में 1798 ईस्वी में जब हैदराबाद का निजाम हुआ करता था निजाम अली, सेवनटीन नाइनटी एट में हैदराबाद का निजाम हुआ करता था निजाम अली। तो लिखेंगे हैदराबाद, लिखेंगे हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने, हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। आप सब जानते हैं 1798 में ही भारत का वायसरॉय, सॉरी भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड वेलेजली, और इसी ने शुरुआत की थी किसकी, सहायक संधि की। अब ये सहायक संधि क्या हुआ करती थी भाई, नाम से पता चल रहा है, एक संधि कर लीजिए और वापस में बदले में सहायता ले लीजिए। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली भारतीय शासकों से इंडियन रूलर्स के साथ एक संधि किया करता था जिसको सहायक संधि कहा जाता था, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो सहायक संधि हुआ करती थी, ये जो सब्सिडरी अलायंस हुआ करता था, इस संधि के बदले अंग्रेज सेना भारतीय शासकों को प्रोटेक्शन दिया करती थी, उनकी सुरक्षा प्रदान किया करती थी, और बदले में अपने रेवेन्यू का एक बड़ा भाग उन्हें किसे देना होता था, ब्रिटिशर्स को देना होता था, अंग्रेजों को देना होता था। इसके बाद अगला लिखिए मैसूर स्टेट। अगला लिखेंगे मैसूर स्टेट या मैसूर राज्य। अगला होता है मैसूर स्टेट या मैसूर राज्य। आप जानते हैं कि मैसूर कर्नाटका राज्य का ही पुराना नाम हुआ करता था, ये तो जानते होंगे। जब 1956 में 1956 में हमारे देश में बने थे 14 स्टेट्स, 14 राज्य, तो उन 14 राज्यों में एक राज्य बना था मैसूर, उसी का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, कर्नाटका कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कर्नाटका में आज भी है मैसूर स्टेट, वहीं पर है मैसूर पैलेस। ध्यान रखेंगे मैसूर राज्य की स्थापना या मैसूर राज्य में स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने वाला सबसे पहला शासक हुआ हैदर अली।
नाम सुना होगा आपने हैदर अली का। जिसका शासन 1760 से लेके 1782 तक रहा। इसने शासन किया मैसूर राज्य में, मैसूर स्टेट में 1760 ईस्वी से लेके 1782 ईस्वी तक। और ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। इसकी राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। लिखेंगे हैदर अली is considered as the only ruler of South India. लिखेंगे हैदर अली is considered as the only ruler of South India who had never been defeated by the Britishers. लिखेंगे हैदर अली को दक्षिण भारत का एकमात्र शासक माना जाता है। हैदर अली को दक्षिण भारत का एकमात्र शासक माना जाता है जो कभी भी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। जो कभी भी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। He was succeeded by his son. इसका पुत्र ही इसका उत्तराधिकारी हुआ। और हम सब जानते हैं हैदर अली के ही पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। 1782 से लेके 1799 ईस्वी तक मैसूर राज्य में शासन किया था टीपू सुल्तान ने। और ध्यान रखेंगे यदि मैसूर स्टेट से आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में लड़े गए युद्धों से संबंधित आता है। लिख लीजिए एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स। उस समय रूलर, उस समय गवर्नर जनरल, उस समय ट्रीटी और उस युद्ध के बारे में डिस्क्रिप्शन या वर्णन। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 और 1769 के बीच में हुआ। 1767-69 के बीच लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिस समय मैसूर का शासक हुआ करता था लिखेंगे हैदर अली। और उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेरेल्स्ट। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेरेल्स्ट। इस युद्ध के तहत हुई लिखेंगे मद्रास संधि, जो कब हुई 1769 में। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा
लिखेंगे इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला और हैदर अली अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, और हैदर अली अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हालांकि हैदर अली ने भी अंग्रेजों को पराजित नहीं किया, लेकिन इसमें हैदर अली भी पराजित नहीं हुआ था। अगला सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1780 और 84 के बीच लड़ा गया। इस समय भी मैसूर का शासक हुआ करता था हैदर अली, लेकिन ध्यान रखेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के ही समय हैदर अली की डेथ हो गई थी, हैदर अली मारा गया था। तो इस युद्ध को कंटिन्यू किया था हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने। और हम जानते हैं 1780 से 84 तक गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस युद्ध के तहत हुई मंगलौर संधि 1784 1784 ईस्वी में। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, लिखिए इसी युद्ध के दौरान हैदर अली मारा गया था। इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई। इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई। इसके बाद लिखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो लगभग 1790 से 92 के बीच लड़ा गया। इसका नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने। और आप जानते हैं 1790 से 92 तक गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड, लिखेंगे कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके तहत हुई श्रीरंग पट्टनम संधि 1792 में। लिखेंगे इस युद्ध में, लिखिए इस युद्ध में टीपू सुल्तान की स्थिति खराब हुई। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की स्थिति खराब हुई। इसके बाद लास्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो लगभग 1799 ईस्वी में लड़ा गया। इसका नेतृत्व भी किया किसने? टीपू सुल्तान ने। और आप जानते होंगे इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। और इस युद्ध के बाद हुई मैसूर सहायक संधि 1799 में। लिखेंगे इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया या टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इसी युद्ध के बाद या इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। और लिखेंगे मैसूर राज्य ने भी अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद मैसूर राज्य ने भी अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया।
तो दोस्तों ये थे तीन राज्य, पंजाब, हैदराबाद और मैसूर। यहां पर हम समाप्त करते हैं राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का उदय। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857। मराठा और पेशवा राज्य के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए जी, आपके मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट हाफ पार्ट क्या होता है समाप्त होता है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और शुरू करेंगे पढ़ना इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें हम पढ़ेंगे 1885 ईस्वी से लेके 1947 तक का पीरियड। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को खत्म करने के बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस, और उसी के साथ समाप्त करेंगे मॉडर्न इंडिया को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।